हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 22 लीनियर अलजेब्रा का है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और नल स्पेस भी दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन टी का, और वो इस तरीके से डिफाइन है। और हमें क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ टी माइनस 3i इज इक्वल टू 3, जहां पर आई अपनी क्या है, आइडेंटिटी मैप है। मेरे को क्या निकालना है, मिनिमल पॉलिनोमियल बतानी है टी की। तो जब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी हमें कुछ ऐसा दिखे इस टाइप की टर्म टी माइनस लेमडा आई, तो हमें एक बार किसके बारे में सोचना चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। क्योंकि हमें पता है कि जो नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा आई होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। किसकी? आइगन वैल्यू लेमडा की। और ऐसी ऐसी टर्म मेरे को दिख भी रही अपने क्वेश्चन में टी माइनस 3i, तो इसका मतलब यहां से मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकती हूँ आइगन वैल्यू 3 की। तो जब भी हमें अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखे कि टी माइनस लेमडा आई, तो हम अपनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में सोचेंगे और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में सोचेंगे। तो एक बार यही काम कर लेते हैं, हम अपनी सभी आइगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी को निकाल लेते हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नल स्पेस क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स हैं R4 के, जो अपनी किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। ये है अपना नल स्पेस। अब यहां से हमें वैसे तो क्लियरली दिख रहा है, देखो कि तीन चॉइसेस है मेरे पास, फ्री चॉइसेस हैं। किन्हीं भी तीन को मैं अगर अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट करती हूँ तो फोर्थ कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो नल स्पेस की डायमेंशन है वो 3 होने वाली है, क्योंकि अपने पास फ्री चॉइसेस कितनी है, 3 है। क्योंकि जो फोर्थ कंपोनेंट है वो इस इक्वेशन से अपने पास निकल जाएगा। और हम इसको वैसे निकाल भी सकते हैं, अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर की हेल्प से निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशन को। वैसे तो हमें पता चल ही गया है कि 3 होने वाली है। अगर प्रॉपर वे से देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x1 x2 x3 x4। अब x4 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, x4 इज इक्वल टू माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू क्या है, माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। इट कैन बी रिटन एज x1 को अगर मैं बाहर लूं तो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट क्या है अपना 1, यहाँ पर क्या है 0 0 माइनस 4 प्लस x2, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1 0 माइनस 3 प्लस x3 0 0 1 माइनस 2 0 0 1 माइनस 2। तो यहां से अब देखो ये हमने देखा कि नल स्पेस का कोई भी मैं आर्बिट्रेरी मेंबर उठाया वो इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। मतलब ये तीनों वेक्टर मिलकर क्या बना देंगे, अपना स्पैनिंग सेट बना देंगे नल स्पेस का। और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे क्या मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। तो यहाँ से अपने नल स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और यू कैन से नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3। ये तो आ गई अपने नल स्पेस की डायमेंशन। और हमें पता है कि जो नलिटी ऑफ टी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 इज 3। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है तो अरिथमेटिक तो क्या होगी, ज्योमेट्रिक से बड़ी होती है या उसके इक्वल होती है। तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर मैं कमेंट कर सकती हूँ क्या, कि जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी आइगन वैल्यू 0 की वो क्या होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है। अब ये तो रही 0 आइगन वैल्यू की। 0 आइगन वैल्यू की हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल ली और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल ली। अब क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, और क्या कह रहा है कि जो रैंक ऑफ टी माइनस 3i 3 है, अगर रैंक 3 है तो मैं रैंक नलिटी को यूज करके इसकी नलिटी भी निकाल सकती हूँ। और नलिटी ऑफ टी माइनस 3i क्या होती है, अपनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3।
तो यहाँ से इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अपनी निकल जाएगी। क्या दिया हो मुझे, इट इज गिवन दैट रैंक ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल टू 3। तो यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है रैंक नलिटी थ्योरम, कि रैंक ऑफ t माइनस 3i प्लस नलिटी ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, और इधर अपना वेक्टर स्पेस क्या चल रहा है R4, तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ t माइनस 3i क्या लिख दिया मैंने 3 प्लस नलिटी ऑफ t माइनस 3i एज इट इज रखा है क्योंकि ये मुझे निकालना है, और किसके बराबर होएगा ये, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विच इज R4, और R4 की डायमेंशन अपनी क्या होती है 4। तो यहां से मैं नलिटी को निकाल सकती हूँ, क्या, नलिटी ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल्स टू 1, और अगर नलिटी ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इज gm ऑफ 3, आइगन वैल्यू 3 इज 1। अगर gm 1 है तो अरिथमेटिक क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी, दिस इंप्लाइज am ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तो कहां से कहां है, R4 से लेके R4 तक है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनने वाली है वो तो 4 उसकी बनेगी, 4 डिग्री की बनेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा आइगन वैल्यूज कितनी हो सकती है 4। लेकिन ये चीज मेरे को क्या कह रही है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 तो होनी ही होनी है, 0 3 बार तो आई ही आएगी। और इसमें आइगन वैल्यू 3 को देखूं तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 3 भी कम से कम एक बार तो आया हुआ होगा, और टोटल आइगन वैल्यू अपने पास कितनी पॉसिबल है 4। तो इससे ये नहीं हो जाएगा अपना कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 इज 3, और आइगन वैल्यू 3 की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से क्या आ गया, am ऑफ आइगन वैल्यू 0 इज 0 क्या कितनी है 3, एंड अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इज 1, और जियोमेट्रिक भी तो यही है, देखो 3 की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और 0 की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है, तो अरिथमेटिक इक्वल टू जियोमेट्रिक आ गया। और हमें एक रिजल्ट पता है कि जब अपने अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाती है तो अपना ऑपरेटर क्या बन जाता है, डायगोनलाइजेबल। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, t इज डायगोनलाइजेबल। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होती कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक के बराबर है तो अपना जो t है वो डायगोनलाइजेबल ही हो जाएगा। सबसे पहले इससे पहले एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो पूरी की पूरी n के बराबर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम का इधर क्या मतलब है, ये सेट ऑफ आइगन वैल्यूज की कार्डिनलिटी वो n के बराबर होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि आपकी पहले तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज किसके अंदर आनी चाहिए, फील्ड के अंदर आनी चाहिए। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू फील्ड के अंदर है, देखो इधर इस क्वेश्चन में अपनी 4 आइगन वैल्यू निकली और चारों की चारों रियल है, तो फील्ड के अंदर बिलोंग करिए तभी हम ये रिजल्ट लगा पाए अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो पहले ये ध्यान दे लेना कि जो तुम्हारी सारी आइगन वैल्यूज है वो फील्ड के अंदर है या नहीं है। अगर है तो फिर ये रिजल्ट लग जाता है अपना कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी यदि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ जाती है हर आइगन वैल्यू के लिए तो अपना टी क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबिलिटी का और अपना मिनिमल पॉलिनोमियल का तो हमें एक रिलेशन पता ही है, क्या कि जब जब टी अपनी डायगोनलाइजेबल होती है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये ऑफ टी स्प्लिट्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। अब ऑप्शन में देखते हैं एक बार मिनिमल पॉलिनोमियल क्या कहीं है क्या, देखो ऑप्शन ए में देखो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, आल्सो लीनियर भी हैं, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। डिस्टिंक्ट तो है फैक्टर्स,
ये x है, लेकिन देखो यहाँ पर लीनियर नहीं है, ये पावर 3 है, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अपना डायगोनलाइजेबिलिटी की वजह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।